राधे राधे दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का क्लास है सीडीपी का। टॉपिक है आरटीई 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। तो पिछला क्लास में ही हम इस टॉपिक को स्टार्ट किए थे, तो उसमें हम लोग चैप्टर 4 तक देख चुके थे और उसके बाद चैप्टर 4 का जो बाकी पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो सारा इस क्लास में हम लोग डील करेंगे, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। इसमें देखिए चैप्टर 4 में धारा 21 तक पढ़ चुके थे। जिन्होंने वो क्लास पहले नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस क्लास को देख लीजिए, तो फिर सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं धारा 24। तो धारा 24 में है हमारे, देखिए एज ए शिक्षक, एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है विद्यालय में, उन सभी के बारे में धारा 24 में डिस्कस हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या बात कही गई है। तो देखिए इसमें कहा है कि एक शिक्षक को विद्यालय में उपस्थिति होने की नियमितता, यानी विद्यालय में प्रतिदिन उपस्थित होना, उसके बाद समय का पालन करना, और एक शिक्षक को समय का पालन करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है। उसके बाद कहा गया है धारा 19 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम का संचालन करना और फिर पाठ्यक्रम को पूरा करना, यानी शिक्षक धारा 19(2) के उपबंध के अनुसार पाठ्यक्रम का क्या करना है, चालू करना है, क्लास में लागू करना है और उस सही समय में उस पाठ्यक्रम को पूरा करना है। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद कहा है विनिर्देशित, यानी जो निर्देश दिया गया है आरटीई अनुसार समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम, जो आदेश दिया हुआ है, जो सिलेबस तैयार किया जाता है, तो उस सिलेबस के अनुसार उस दिया हुआ टाइम में उस सिलेबस को पूरा करना, पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये विनिर्देशित मतलब जो निर्देश दिया जाता है उस निर्देश के अनुरूप पाठ्यक्रम को पूरा करने का दायित्व एक शिक्षक को होता है। उसके बाद प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण करना, यानी प्रत्येक बच्चा का जो सीमा होता है या स्तर होता है शिक्षण करने की, उस प्रक्रिया का जांच करना, तदुपरांत शिक्षण प्रक्रिया का अप्लाई करने का दायित्व भी एक शिक्षक को होता है। उसके बाद माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक, यानी माता पिता और संरक्षक, यानी जो एक विद्यालय का संचालन करने में जितने भी संरक्षक होते हैं या रक्षक होते हैं या सदस्य होते हैं, सभी के साथ तालमेल बिठाकर एक बैठक होना, जैसे नियमित बैठक होता है स्कूलों में, उस प्रकार बैठक करना और बच्चों की विद्यालय में उपस्थित होने की नियमितता का जांच करना, उसकी उपयोगिता, उसकी जो सभी प्रकार की योग्यता जो स्कूल में देख रेख होता है, उन सभी के बारे में एक माता पिता और शिक्षक के बीच बातचीत होने के बारे में ये भी एक शिक्षक को दायित्व दिया जाता है। उसके बाद देखिए अब आ जाता है धारा 25। धारा 25 में टीचर स्टूडेंट रेशियो, यानी धारा जो 25 है ये चैप्टर 4 का बात है। इसमें कहा गया है शिक्षक और छात्र का क्या अनुपात होना चाहिए, ठीक ना। तो उस अनुपात से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस पॉइंट को भी अच्छे से समझिए। इसमें कहा गया है आरटीई 2009 में प्राथमिक कक्षा में, यानी प्राथमिक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए, 30:1, यानी 30 बच्चे में एक शिक्षक होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों में एक शिक्षक। उसके बाद देखिए आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक कक्षा में 35 बच्चों में एक शिक्षक होना चाहिए। उसके बाद देखिए कक्षा 1 से 8, यानी क्या है, प्राथमिक विद्यालय तक प्रवेश छात्रों की संख्या, अगर प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या 200 से अधिक है, यानी 200 से ज्यादा है, तो उसमें छात्र की संख्या कितना हो सकता है, 40 हो सकता है और शिक्षक 1। ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा जाए जो 200 से अधिक छात्र हो तो वहाँ और शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होगा, तो 40:1 होगा। तो हर एक पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखना है। ये नहीं है कि हम प्राथमिक विद्यालय में जान लिए ये नहीं जाने, ये संख्या भी आपको दिमाग में नोट करना होगा, ठीक। उसके बाद देखिए यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो कुल शिक्षक की संख्या 5 हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय है, उस विद्यालय में बच्चों की संख्या अगर 150 से अधिक एडमिशन हुआ है तो उस विद्यालय में अगर शिक्षक की संख्या अगर पूछा जाए तो वहाँ पे 5 होगा। तो क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 5 तक दिनों की संख्या, कितने दिन पढ़ाई होता है साल में, तो 200 दिन।
उसके बाद कितने घंटे होते हैं, तो 1 से 5 तक 800 घंटे। प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई होता है, तो 4 घंटे। और प्राथमिक उसको 1 से 5 तक विद्यालय की दूरी कितना होना चाहिए, तो 1 किलोमीटर के अंदर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग याद के रखिएगा। उसके बाद देखिए 6 से 8 तक, 6 से 8 तक के लिए दिन की बात करें तो 220 दिन होता है, और टाइम की बात करें तो 1000 घंटे की पढ़ाई होना है साल में। उसके बाद प्रतिदिन की बात करें तो 4.5 घंटे पढ़ाई करना है, और दूरी का बात करें तो 6 to 8 तक विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग धारा 27 की बात करेंगे। तो देखते हैं धारा 27 में क्या कहा है। शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। धारा 27 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी एक शिक्षक को क्या हम गैर कानूनों में लगा सकते हैं, नहीं। यानी 3 काम को छोड़ के हम कोई भी काम में नहीं लगा सकते हैं। क्या क्या काम में लगा सकते हैं, जनगणना में हम लगाते हैं, चुनाव में लगाते हैं, फिर आपदा प्रबंधन यानी आपदा, प्राकृतिक जो आपदा होती है, अचानक कोई घटना घट जाता है तो उस स्थिति में हम एक शिक्षक को लगा सकते हैं। तो ये तीनों को आप लोग ध्यान में रखना है, काहे कि कोई भी पॉइंट सीटर में पूछ सकता है, इसीलिए आप लोग ये तीनों को जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन में शिक्षक को लगाते हैं। और इन तीनों के अलावा कोई भी गैर कामों में, शैक्षणिक कार्यों में हम नहीं लगाते हैं। तो याद रखिएगा, हम शिक्षक को ये 3 कामों में ही उपयोग करते हैं या सहायता प्राप्त करते हैं, और इसके अलावा कहीं से हम शिक्षक का सहायता नहीं ले सकते। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब धारा 28 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सरकारी टीचर को धारा 28 के अनुरूप उन्हें कहा गया है या निर्देश दिया गया है कि वो अपना निजी ट्यूशन यानी घर में ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, ये धारा 28 के अनुसार। ठीक ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कीजिएगा। उसके बाद देखिए चैप्टर हम लोग 5 यानी अध्याय 5 में हम लोग चलते हैं। तो अध्याय 5 में धारा 29 में कहा गया है जो प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में पढ़ाई हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कीजिएगा। प्राथमिक विद्यालय जो प्राथमिक शिक्षा जो होता है वो किसमें होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा जहाँ भी रहेगा वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीटेट को तो मातृभाषा एकदम लवली क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा धारा 29 में शिक्षा मातृभाषा में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धारा 30 में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक उसको बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठने का निर्देश दिया जाता है, यानी उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के पहले उनको बोर्ड परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारे पॉइंट इसमें आती है 2009 में जितने भी सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, हम सारे पॉइंटों को इस क्लास में और पिछला क्लास में हम पूरा कर लिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर।